कमर्शियल गैस सिलेंडर आज यानी कि 1 जून से 53 रुपये 50 पैसे की महंगा हो गया और दिल्ली में 3113 रुपये 50 पैसे का मिल रहा है और 5 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 11 रुपये का इजाफा देखा गया और इस बढ़ोतरी के बाद में अब इस सिलेंडर की कीमत 821 रुपये और 50 पैसे हो गई। और इसके अलावा पेट्रोल, डीजल और एटीएफ यानी कि हवाई जहाज़ के ईंधन पर नई एक्सपोर्ट ड्यूटी आज से लागू हो गई। और अब हम आपको बताएंगे कि जून में होने वाले 4 बड़े बदलाव के बारे में। और सबसे पहले बात कमर्शियल गैस सिलेंडर की, 53 रुपये 50 पैसे बढ़े और दिल्ली में इसकी कीमत अब 3113 रुपये 50 पैसे हो गई और पहले ये कीमत 3071 रुपये 50 पैसे थी। और इसका क्या असर देखने को मिल सकता है, ये बड़ा सवाल। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से रेस्टोरेंट मालिकों का खर्च बढ़ेगा और ऐसे में चाय, नाश्ते और थाली महंगी हो सकती है और शादियों की कैटरिंग भी महंगी हो सकती है। और साथ ही एफटीएल सिलेंडर की कीमत 11 रुपये बढ़कर 821 रुपये 50 पैसे हो गई और पहले इसकी कीमत 810 रुपये 50 पैसे थी। एफटीएल सिलेंडर को छोटू सिलेंडर भी कहते हैं और जिसमें कोई भी बिना एड्रेस प्रूफ के ले सकता है और इसका ज़्यादातर इस्तेमाल प्रवासी मजदूर और छात्र या छोटे दुकानदार करते हैं। और इसी 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर को रेगुलेटर कनेक्शन के साथ में लेने पर इसके बाद इसके दाम 339 पर स्थिर थे और दूसरे नंबर पर पेट्रोल, डीजल और एटीएफ पर एक्सपोज ड्यूटी घटी, यानी कि ये दूसरी खबर है। और इससे क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाज के ईंधन पर एक्सपोर्ट ड्यूटी घटा दी और नई दरें आज यानी कि 1 जून से लागू हो गई और पेट्रोल निर्यात पर ड्यूटी 1.5% रुपये के हिसाब से लीटर के हिसाब से तय की गई और डीजल के निर्यात पर ड्यूटी 13.5 रुपये प्रति लीटर रखी गई और हवाई जहाज के ईंधन यानी कि एटीएफ के निर्यात पर ड्यूटी 9.5 रुपये प्रति लीटर तय की गई। और यह एक प्रकार का टैक्स है जो सरकार देश से बाहर बेचे जाने की वस्तुओं पर लगाती है और टैक्स कम होने से रिफाइनरी कंपनियों को ज़्यादा मुनाफा होता है और घरेलू पेट्रोल डीजल के दाम पर कोई बदलाव नहीं होगा, यानी कि उसका जो फायदा है आपको नहीं मिल पाएगा। और तीसरा नंबर पर बात करेंगे, चेन्नई में 200 से ज़्यादा लोकल ट्रेनों का समय बदला है। अदरसन रेलवे ने और चेन्नई बीच ताम्बरम और चेंगमपट्टू रेल कॉरिडोर पर चलने वाली 200 से ज़्यादा लोकल ट्रेनों का समय बदल दिया है और नया टाइम टेबल 1 जून यानी कि आज 2026 से लागू हो गया है और करीब 60 किलोमीटर लंबे इस पूरे रूट पर कुल 28 स्टेशन जैसे चेन्नई बीच और इग्मोर और नुगमबक्कम और गिन्नी और तबरम और चेंगमपट्टू जैसे स्टेशन आते हैं। और इस रूट पर चलने वाली लोकल ट्रेनें सफ़र पूरा करने में करीब 1 घंटा 30 मिनट का सफ़र लेती है और समय बदलने के कारण यहाँ से रोज़ाना दफ्तर, कॉलेज और काम धीरे धंधे के लिए आने जाने वाले हज़ारों डेली कंप्यूटर से रूटीन और सीधा असर पड़ेगा। और चौथे नंबर पर आती है बात सब्सिडी वाले सोलर प्लांट की, उसके लेकर सख्त नियम लागू किए गए और अब रूफटॉप सोलर, नेट फ्री मीटरिंग और प्रोजेक्ट्स में सरकार की मान्यता प्राप्त मैन्युफैक्चरिंग के ही सोलर पैनलों का उपयोग होगा और इस फैसले के कारण घरेलू स्तर पर बने प्रमाणित पैनलों की मांग बढ़ेगी और इससे उपभोक्ताओं को शुरुआती खर्च तो ज़्यादा देना पड़ेगा लेकिन लंबे समय के लिए बेहतर क्वालिटी और गारंटी वाले सुरक्षित सोलर सिस्टम की गारंटी मिलेगी, यानी कि सुरक्षित जो सोलर प्लांट है जो सीमा है उसकी सब्सिडी को एक तरह से बढ़ा दी गई। तो जिस तरह से आज एक बड़े बदलाव देखने को मिले हैं और पेट्रोल और डीजल के दामों में जो बढ़ोतरी देखी गई है, बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से अलग अलग तरीके से ये बदलाव देखे गए, 4 ये बदलाव हुए और अलग अलग सोलर प्लांट भी इसमें शामिल है।
और इसी खबर पर हमारे साथ में चर्चा के लिए प्रोफेसर एपी तिवारी हैं, अर्थशास्त्री हैं। और एपी तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज़ पर। और सबसे पहला मेरा सवाल, जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं तो क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है? देखिए, जहाँ तक जो गैस की कीमतें बढ़ी हैं खासतौर पर, उनको अगर मद्देनजर रखें तो ये कहा जा सकता है कि होटल रेस्टोरेंट की जो सुविधाएं हैं वो महंगी होंगी और ऐसी सुविधाएं भी महंगी होंगी जो इनके द्वारा प्रदान की जाती हैं, जो सेवाएं ये सर्विसेज को भी प्रोवाइड करते हैं। तो वो चूंकि कीमतें बढ़ेंगी या बढ़ चुकी हैं, तो ऐसे में इन पर दबाव होगा और वो दबाव जिसको मैं कहता हूं पसर कर शिफ्ट होकर भुगता पर जाएगा। जो लोग खाना खा रहे थे या मोटे तौर पे कहें कि जो थाली है वो महंगी हो जाएगी, मोटे तौर पे ये कह सकते हैं। जो फूड इन्फ्लेशन जब हम कहते हैं, जो खाद्य महंगाई है उसमें वृद्धि के आसार हैं। ये जो हालिया बढ़ोतरी की गई है गैस की कीमतों में, चाहे वो कमर्शियल गैस को लें या जो छोटू सिलेंडर अच्छा, हैं, एपी तिवारी जी, जैसे हमने देखा कि एक्सपोर्ट ड्यूटी, जो एक्सपोर्ट हम माल करते हैं यहाँ से, एक्सपोर्ट ड्यूटी घटाई गई है, तो साफ तौर पर उसका फ़ायदा तो देशवासियों को मिलेगा नहीं, क्योंकि वो एक्सपोर्ट ड्यूटी है। और जो हम लोगों को और देशों को हम देते हैं तेल, उसके ऊपर जो एक्सपोर्ट ड्यूटी वो घटाई गई है, तो इसका फ़ायदा देशवासियों को नहीं मिलेगा, मगर दाम बढ़ा रहे हैं, यानी कि दूसरों को फ़ायदा मिल रहा है और हमारे खुद के देश के अंदर लोगों को इसका भरपाई करनी पड़ रही है, उधर दाम बढ़ रहे हैं। देखिए, लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो सरकार ने जब एक्सपोर्ट ड्यूटी घटाई है, तो इसका लाभ जो है वो ऑयल कंपनीज को जाएगा। यानी जो मैं बार बार कहता हूं कि ऑयल कंपनीज को नुकसान हो रहा है, उस नुकसान की भरपाई, जिसको ऑफसेट कहते हैं, कुछ हद तक उसकी भरपाई इस बढ़ी हुई वृद्धि बढ़ी हुई कहेंगे जो रेवेन्यू लॉस जो है उससे किया जाएगा। क्योंकि रेवेन्यू लॉस जानबूझकर मैंने कहा है, क्योंकि सरकार की जो राजस्व की स्थिति है, सरकार को इतना नुकसान होगा अगर एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है, एक्साइज कलेक्शन कम होगा उसका, लेकिन आम उपभोक्ता पर उसका भार नहीं डाला गया है। उसका से मेरा अभिप्राय है कि तेल कंपनियों को जो नुकसान हो रहा है उसको ऑफसेट करने के लिए, उनके लॉस को ऑफसेट करने के लिए आम उपभोक्ता पर ठेला नहीं गया है भार को, बल्कि सरकार ने अपने स्तर से स्वयं इसको बियर किया है या बियर करने की कोशिश की है। जी, तो साफ तौर पर सरकार ने ये बियर करने की तो कोशिश की है, और जो आयात वाली चीज़ें हैं उस पर ड्यूटी कम की है, और जो रेट बढ़ रहे हैं वो खुद से बियर नहीं कर रहे, वो जनता के ऊपर डाला जा रहा है साफ तौर पर। और इसके रेट बढ़ना साफ तौर पर, आप अर्थशास्त्री हैं, आपको चीज़ अंदाजा है कि इससे क्या कुछ हो सकता है, कितना बदलाव हो सकता है, लोगों की जेब पे सीधा असर पड़ेगा। अगर खाने बैठता है व्यक्ति तो उससे महंगा पड़ेगा। आप सोचिए कि कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट अगर बाहर रह के पढ़ाई करता है, जो कि थाली उसे 50 रुपये मुहैया होती है, वो 60 और 70 रुपये में होगी, यानी कि उसकी खर्चा बढ़ जाएगा। साफ तौर पर उसकी पढ़ाई का, महंगाई का खर्चा बढ़ जाएगा, खाने का खर्चा बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। हॉस्टल की पढ़ाई के, हॉस्टल में जब रहता है तो हॉस्टल का किराया खर्चा बढ़ जाएगा, क्योंकि मैसेज वाले, खाने वाले महंगा खाना देंगे फिर उन्हें, तो बहुत बड़ा असर पड़ेगा इसका। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, उसी को दोहराना चाहूंगा कि जो मई महीने की जो महंगाई दर होगी वो अप्रैल की तुलना में ऊंची होगी, चाहे वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मोटे तौर पे वही लिया जाता है, महंगाई भत्ता भी दिया जाता है, तो सीपीआई को ही CPI-IW के कंसिडर किया जाता है, इसलिए तो उसमें भी जो 3.48% की वृद्धि हुई है अप्रैल में, मेरा मानना है कि ये 5% तक जा सकती है अप्रैल में। तो कीमतों के बढ़ने की जहां तक स्थिति है, कीमतें बढ़ेंगी, जाहिर सी बात है। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जो कैच पॉइंट जिसको कह सकते हैं, वो पकड़ का बिंदु ये है कि WPI और CPI में फर्क है, अंतर है।
क्योंकि उसका, और ये फर्क इसलिए है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में केवल वस्तुओं को विचार में लिया जाता है मापने में, जबकि होलसेल प्राइस इंडेक्स में वस्तुओं और सेवाओं को लिया जाता है। सीपीआई में फ्यूल को बहुत कम भारण दिया जाता है, इसलिए जब कीमतें बढ़ती हैं फ्यूल की, चाहे वो पेट्रोल डीजल की हो या रसोई गैस की हो, तो उसका परिणाम ये होता है कि वो पूरी तरह से सीपीआई में रिफ्लेक्ट नहीं होता। कीमतें बढ़ती तो हैं, लेकिन वो रिफ्लेक्ट होता है जाकर थोक मूल्य सूचकांक में। ये जो फैसला भी लिया गया है, कह सकते हैं एक्साइज ड्यूटी को कट करने का, जैसा आपने खुद भी कहा कि वो जाहिर सी बात है कि इससे कोई राहत नहीं मिलने वाली, पेट्रोल डीजल के दामों में कोई कमी नहीं आएगी, बल्कि अभी दबाव बना रहेगा। क्योंकि मैं बार बार इस बात को तो सभी विशेषज्ञ रिपीट करेंगे। अच्छा, कि ये तो जियो कंडीशंस पर निर्भर करेगा। अगर वोलेटिलिटी बनी रहती है, अगर विश्व अर्थव्यवस्था में चुलबुलाहट बनी रहती है, तो उसका प्रतिकूल असर भारत पर भी होगा। लेकिन अभी वित्त मंत्रालय की जो हालिया मासिक रिपोर्ट आई है, उसमें इन बातों पे चर्चा की गई है कि किस प्रकार समय रैशनल इकोनॉमिक पॉलिसी के जरिए, और जब रैशनल इकोनॉमिक पॉलिसी या विवेक सम्मत आर्थिक नीति की बात करें, तो उन आर्थिक नीतियों में मौद्रिक नीतियां हैं जिनका प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक करता है, और राजकोषीय नीतियां हैं जिनका प्रबंधन भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के स्तर पर होता है, और कुछ संरचनात्मक नीतियों में परिवर्तन, या जिसको कह सकते हैं संरचनात्मक सुधार लाने पड़ेंगे, तब जाकर कह सकते हैं कि जो कीमतों के बढ़ने, क्योंकि एक संकेत ये भी आ रहा है, पूर्वानुमान बता रहे हैं कि मानसून की जो है वो 90% ही हो सकती है। जी, तो एक चीज और ये निकल के आती है, संभावना बनती है। एक चीज ये और निकल के आती है कि रेट अगर बढ़ते हैं तो हमारी जीडीपी पर इसका क्या असर पड़ता है? क्या जीडीपी ऊपर जाती है या नीचे जाती है? और जाहिर सी बात है कि अगर, क्योंकि हमारे देश से बनती नहीं है गैस बाहर से आती है, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम पैसा उन्हें देंगे, डॉलर के मुकाबले देंगे, तो जीडीपी हमारे देश की घटेगी और दूसरे देश की बढ़ेगी। जाहिर सी बात है कि ग्रोथ रेट को भी झटका लगेगा। जो ग्रोथ रेट 7% के ऊपर आंकी गई है, वो 6.5 तक भी जा सकती है, यानी निचले जोन में रहेगी। और इसका बड़ा कारण ये होता है कि एक जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, जो लागत में वृद्धि के परिणाम स्वरूप महंगाई बढ़ती है, वो पूरी अर्थव्यवस्था को अपने आगोश में ले लेती है। या ये कह सकते हैं कि अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल एरियाज में बढ़ता है, अगर जैसे खाद्यान्न का उत्पादन अगर घटता है, मानसून प्रतिकूल मानसून के होते हुए 90% वर्षा होती है, तो ऐसे में रूरल डिमांड घटेगी, और घटी हुई गांव की जो खपत है वो भी विकास को दुष्प्रभावित करेगी, या कहेंगे विकास की दर पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, बिना पड़े हुए रह नहीं सकता। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि चुनौतियां तो हैं, लेकिन चुनौतियों का समाधान मौद्रिक, राजकोषीय और प्रत्यक्ष नीतियों या प्रशासनिक नीतियों में समुचित तालमेल के माध्यम से हम जो प्रतिकूल असर हैं उनको मिटिगेट कर सकते हैं, उनको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, या ये कहें कि गेन्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह का कैलकुलस है। तो अगर वर्ल्ड इकोनॉमी में असर पड़ रहा है इस अनसर्टेन का, या युद्ध के दौर से गुजरने वाली विश्व अर्थव्यवस्था का, तो जाहिर सी बात है कि भारतीय अर्थव्यवस्था इंसुलेटेड नहीं है, अलग थलग नहीं उससे, उस पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। और जैसा मैं बार बार कहता हूं कि हो सकता है जो भारत सरकार का चालू खाता घाटा है, करेंट अकाउंट डेफिसिट है, जो बीते साल 2025-26 में 1% था, वो इस साल बढ़कर 2% हो जाए, जो संकेत अपने आप में स्वयं देता है इस बात का कि स्थिति चुनौतीपूर्ण है। अच्छा, गैस हमारे देश में बाहर से आती है और गोल्ड भी हमारे देश में बाहर से आता है, और दोनों गल्फ कंट्री से ही आता है। अगर ये चीजें की कीमत बढ़ती है और सोने के लगातार दाम घट रहे हैं, आज भी सोने की कीमत घटी है, तो ये कैसे पॉसिबल हो गया? देखिए, ये जो फ्लक्चुएशंस हैं वो समझना पड़ेगा। एक
बृहद चर्चा इस पर कभी करनी होगी। लेकिन उसका जो निचोड़ है वो यह है कि एक प्रकार से इस बात को मैं केंद्र में रखता हूं कि डी डॉलराइजेशन की प्रोसेस शुरू हुई है और वो पूरी विश्व अर्थव्यवस्था में ऐसा हो रहा है। यही कदाचित परहैप्स अमेरिका की भी चिंता है कि डॉलर दुनिया की अर्थव्यवस्था में कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर जिस बात को आप उठा रहे हैं कि गोल्ड को ही ले लें, तो यह बहुमूल्य धातु ऐसी है जो फॉरेक्स रिजर्व्स में एक मेजर कंपोनेंट के तौर पे लगातार बढ़ रही है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में। भारत की अर्थव्यवस्था में भी इसमें बढ़त आई है। तो ये जो फ्लक्चुएशंस हैं, ये मार्केट फ्लक्चुएशंस है कह सकते हैं। ये डिमांड और सप्लाई के कारण प्रभावित होने वाले कह सकते हैं कारक हैं, या डिमांड सप्लाई के कारक हैं जिनको मार्केट फोर्सेस कहते हैं। चाहे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को लेकर या रुपए और डॉलर के बीच की जो पैरिटी है उसको लेकर जो उतार चढ़ाव आते हैं। मैंने एक शब्द का इस्तेमाल जानबूझकर हिंदी में किया है, चुलबुलाहट। यानी वो एक वॉलेटिलिटी है उसमें, और ये हाईली वॉलेटिलिटी है। यानी मौजूदा दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था भी उस वैश्विक वॉलेटिलिटी से, हाई वॉलेटिलिटी से प्रभावित हो रही है। जबकि हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं, जो आर्थिक विकास की दर है दुनिया में सबसे तेज है, ये सभी जानते हैं इस बात को। फॉरेक्स रिजर्व्स कंफर्टेबल लेवल पर है, हालांकि उसमें कमी आई है स्वाभाविक तौर पर, जो कि क्रूड प्राइसेस बढ़ी हैं, उसका दुष्परिणाम रहा है। लेकिन कुल मिलाकर महंगाई भी अभी जो भारतीय रिजर्व बैंक की एक निर्धारित सीमा है उसी सीमा में है। अगर उस सीमा से बाहर होती है तब हम कहेंगे कि कोई संकट की स्थिति का संकेत प्राप्त हो रहा है। अभी तो केवल ये जो वृद्धि हो रही है, ये अंतर्राष्ट्रीय कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आर्थिक शक्तियां काम कर रही हैं या भू राजनीतिक शक्तियां काम कर रही हैं, उनके कारण है। ये स्थिर भी होगा, मूल्य सूचकांक स्थिर भी होगा, और जब स्थिर होगा स्वाभाविक तौर पर समूची अर्थव्यवस्था में एक स्थिरता व्याप्त होगी, और उस स्थिरता का लाभ कहेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था को जाएगा। या ये हम कह सकते हैं कि भविष्य में अगर ये एक सिनेरियो रखा जाता है कि भू राजनीतिक स्थिरता पैदा होती है, खासतौर पर ईरान और अमेरिका के बीच का जो एक तनाव है, तनातनी है, वो शांत होती है, तो मैं समझता हूं भारतीय अर्थव्यवस्था फिर उसी रूप में यानी 7% के आगे बढ़ने की रफ्तार हासिल कर लेगी। बिल्कुल। एपी तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पर चर्चा के लिए।